करेंगे मेष लग्न के लग्न में ही द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी की, यानी कि शुक्र की। तो हम यह समझेंगे शुक्र यदि लग्न में हो तो किस प्रकार के फल देता है, यानी शुक्र यदि प्रथम भाव में हो तो किस प्रकार के फल देता है, शुक्र यानी धनेश यदि लग्न में हो तो किस प्रकार के फल देता है, सप्तमेश यदि लग्न में हो तो किस प्रकार का फल देता है। यह सारी बातें हम एक साथ एक ही वीडियो में समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते चले आ रहे हैं और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पैटर्न चेंज करके आपके समक्ष कुछ विशेष बातें रखी, नए तरीके से रखी। बातें वही पुरानी हैं लेकिन हमने तरीका बदला और उसके अंदर हमने सभी कुछ एक साथ आप लोगों के समक्ष रखा। तो आप इस श्रृंखला के सभी वीडियोस को आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। पिछले वीडियो में हमने मेष लग्न की बात की थी। मेष लग्न में लग्नेश यदि लग्न में ही हो, यानी मंगल यदि लग्न में ही है तो किस प्रकार के फल प्राप्त होती हैं और युतियों से किस प्रकार के फल प्राप्त होती हैं, हमने यह बात पिछले वीडियो में की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि मेष लग्न में द्वितीय भाव के स्वामी हो, तो यहाँ द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र लग्न में किस प्रकार के फल देते हैं, प्रथम भाव में किस प्रकार के फल देते हैं, आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ धनेश होने के नाते जब वह लग्न में आएंगे तो किस प्रकार के फल देंगे, और सप्तमेश होने के नाते जब लग्न में आएंगे तो किस प्रकार के फल देंगे, हम यहाँ इन सब बातों को समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं मेष लग्न के प्रथम भाव में शुक्र के, धनेश के और सप्तमेश के क्या फलादेश होते हैं इस बारे में। तो शुक्र यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव का स्वामी भी होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि शुक्र लग्न में हो, मेष लग्न में है लेकिन शुक्र यदि लग्न में आ गया है तो हम मेष लग्न से जातक के चेहरे की लालिमा की बात करते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व की बात करते हैं। यहाँ वह व्यक्तित्व बढ़ जाता है, खूबसूरती बढ़ जाती है, जातक का रंग साफ होता है। यानी आप कह सकते हैं कि पहले जातक लालिमा लिए हुए चेहरा था, गोरा चेहरा हो सकता है। यह जातक के जीवन में कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला ग्रह है। जातक के नेत्रों में चंचलता उत्पन्न हो जाती है। आप यहां जातक की इच्छाओं में वृद्धि देख सकते हैं। सतत कामनाएं जातक की बढ़ती चली जाती है। जातक की इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। जातक की इच्छाएं पूरी होती हैं लेकिन उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। शुक्र है, कामनाओं का कारक है, तो कामनाएं लगातार बढ़ाता रहता है। जैसा कि हमने मंगल शुक्र की युति के बारे में बात की, यहां अगर हम शुक्र के अकेले की बात कर रहे हैं तब भी हम देखेंगे कि जातक का झुकाव विशेषकर विपरीत लिंगियों की ओर होता है। जातक कामवासना के वशीभूत भी हो जाते हैं। जातक सतत कार्य करने वाले भी हो सकते हैं। यहां सिर्फ कामवासना से ही संबंध नहीं है, जातक कामी हो सकते हैं, साथ ही साथ कार्य को सतत रूप से करने वाले होते हैं। तो यह सारी अवस्थाएं आप शुक्र के होने से यहां देखते हैं। अब शुक्र यदि वक्र हो जाएगा तो हम जातक के जीवन में चारित्रिक पतन की बात कर सकते हैं। चारित्रिक पतन जातक का अवश्य हो सकता है। लेकिन कहीं से यदि गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ जाती है शुक्र के बैठे होने की अवस्था में, तो हम चारित्रिक पतन को भी ध्वस्त मानेंगे। यानी कि जातक के चारित्रिक पतन होने की अवस्था बनती है लेकिन जातक का मन मानता नहीं है। वह पुनः एक अच्छी अवस्था में आ जाता है और जातक का चारित्रिक पतन नहीं होता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। तो इस बात को भी हम यहाँ पर विशेष रूप से समझेंगे।
अब हम बात करेंगे शुक्र धनेश है और धनेश होने के नाते लग्न में क्या करेगा। तो शुक्र धनेश है, अपने से 12वां जब शुक्र आएगा तो सबसे पहली बात तो जातक स्वयं के ऊपर विशेष खर्च करने वाला होगा। वह अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला होगा और किसी की जरूरतें पूरी हो या ना हो, वह अपनी जरूरतों को, अपने खर्चों को प्रायोरिटी पर रखता है। अब ज्योतिष शास्त्र में यह भी एक नियम है कि शुक्र जिस भाव में होता है उससे अगले भाव की वृद्धि करता है। तो शुक्र यहां लग्न में है तो अगला भाव उसका स्वयं का है धन भाव। तो हम जातक को धनवान देखते हैं। जातक के जीवन में धन की वृद्धि होती है। जातक सतत धन कमाता है और संचय भी करता है। और जब हम सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते इसकी बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जातक का जीवन साथी आकर्षक होता है, सुंदर होता है, मिलनसार होता है। अगर पुरुष हैं तो पत्नी सुंदर, आकर्षक, मिलनसार होंगी और यदि स्त्री हैं तो उनके पति सुंदर, आकर्षक, मिलनसार होंगे। जीवन साथी सामंजस्यता वाला होता है, सामंजस्यता बिठाने वाले होते हैं। और जब हम बात करते हैं वैवाहिक सुख की तो यहाँ हम उत्तम वैवाहिक सुख की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम जब दृष्टि की बात करेंगे तो शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर है और स्वयं का भाव है उसका, तो हम उसकी दृष्टि में कोई बुरी बात देखेंगे ही नहीं। वैसे भी शुक्र शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह की दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ रही है, तो हम उसके उत्तम होने की बात समझ सकते हैं। हम जातक के जीवन में नौकरी में, व्यापार में निरंतर सफलता की बात कर सकते हैं। जातक अपने नौकरी में, अपने व्यापार में सफलताएं प्राप्त करता है, उन्नतियां प्राप्त करता है। अगर शुक्र पीड़ित हो या अस्त हो, ऐसी स्थिति में हम जातक के जीवन में संतान प्राप्ति को लेकर विशेष समस्याएं देखते हैं। संतान नहीं होती। अब उसका कारण, चूंकि शुक्र वीर्य है, शुक्र अंडाणु है और शुक्र कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया, तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इसके अस्त और मृत होने की अवस्था में, साथ ही साथ इसके पीड़ित होने की अवस्था में हम जातक के जीवन में संतानहीनता की बात समझ पाते हैं। तो हम यहाँ संतानहीनता को भी समझ सकते हैं, या फिर हम यह देख सकते हैं कि बहुत ही अथक प्रयास के बाद, बहुत परेशानियों के बाद, बहुत समस्याओं के बाद में जातक के जीवन में संतान की प्राप्ति होती है। शुक्र कला है, शुक्र विज्ञान है, शुक्र नृत्य है, शुक्र गीत, संगीत, इन सब चीज़ों की जब हम कारकत्व की बात करते हैं तो शुक्र की बात करते हैं। तो हम जातक के जीवन में गायन की बात कर सकते हैं, संगीत की बात कर सकते हैं, कला की बात कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में सफलता की बात कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में जातक सफल होती है। और हम यह बात समझ ही चुके हैं कि विपरीत लिंगियों की ओर जातक का विशेष रुझान होता है। तो आप अक्सर देखेंगे शुक्र प्रधान व्यक्ति के अंदर यह बात भी होती है। एक और जहां बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं, वहां यह विशेष बुराई बहुत अधिक मात्रा में देखने को प्राप्त होती है। जातक का रुझान भौतिकता की ओर अधिक होता है, कामना पूर्तियों की ओर अधिक होता है। यदि सूर्य के साथ यहां पर शुक्र युत होता है तो हम जातक के जीवन में चारित्रिक पतन देख सकते हैं। हाँ, अन्य परिस्थितियों को देखना भी आवश्यक है। यहां केवल सूर्य के और शुक्र के बैठे होने से ही पूरी बात को न समझ जाए। हो सकता है अन्य परिस्थितियां इसके विपरीत संकेत कर रही हैं, तो उन परिस्थितियों को देखना भी अति आवश्यक है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले कुंडली को पूर्ण रूप से विश्लेषित करना आवश्यक होता है। यह तो सिर्फ एक संकेत मात्र है। यह बताना इसलिए आवश्यक है कि बहुत से लोग तुरंत ही अपने पार्टनर की कुंडली बनाना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए इस बात को समझिए, केवल इसी योग से आप यह निर्णय न ले लें कि जिसकी कुंडली में सूर्य और शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं वह चरित्र का कमजोर है। नहीं, यह एक स्थिति बनती है जो उसके चरित्र को कमजोर कर सकती है। तो यहां हम शुक्र की स्थिति को भी देखेंगे, बल को भी देखेंगे। शुक्र यदि मजबूत अवस्था में है तो चारित्रिक पतन नहीं होगा, वह रुझान बदल जाएगा ज्ञान की ओर, आध्यात्मिकता की ओर। विशेषकर जो गुप्त विद्याएं होती हैं उस प्रकार की विद्याओं की ओर जातक का रुझान हो सकता है, ज्योतिष की ओर जातक का रुझान हो सकता है। फिर हम बात करेंगे
चंद्र के साथ युति। शुक्र के पास में जल का कारकत्व है, जल के स्वामी शुक्र हैं। और अगर हम पूरे संसार की बात करें तो संपूर्ण जगत के जल के अधिपति चंद्र हैं। यहां जल तत्व की प्रधानता हो गई। मेष लग्न अग्नि तत्व है और यहां दो जल तत्व के ग्रह जब एक साथ बैठ जाएंगे तो जातक के अंदर भावुकता बहुत अधिक हो जाएगी। कई बार यह परिस्थिति जातक को डिप्रेशन की ओर भी ले जाती है, लेकिन हम यहां भावुकता की बात अधिक करेंगे। और शुक्र के साथ यदि मंगल की युति बन जाए तो हमने मेष लग्न में देखा था शुक्र के साथ मंगल की युति किस प्रकार की होती है, आप उसके समझ सकते हैं। फिर शुक्र बुद्ध यदि आपस में युत हो जाए तो बुद्ध बुद्धि है, शुक्र आध्यात्मिक ज्ञान है, शुक्र कामनाएं हैं। तो जातक अपनी बुद्धि से अपनी कामनाओं को पूर्ण करता है। और यहां जातक के अंदर आप देख सकते हैं एवर यंग वाली क्वालिटी भी आ जाती है, यानी उनका चेहरा हमेशा युवाओं की तरह दिखता है। वाक्पटु हो जाते हैं जातक, बात करने में अच्छी होती है, सुंदरता बढ़ जाती है। आप यह सब बातें भी बुद्ध के यहां होने से भी समझ सकते हैं। अब शुक्र के साथ यदि गुरु यहां पर विराजमान हो जाएं तो जातक के जो पर्सनैलिटी है वह स्प्लिट हो जाती है, यानी जातक की पर्सनैलिटी को आप समझ नहीं पाएंगे। द्विस्वाभाविक पर्सनैलिटी होती है। जातक जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं, यानी वह दिखावा कुछ कर रहे हैं लेकिन दरअसल पीछे से वह कुछ और हैं। ऐसी स्थितियां भी शुक्र और गुरु की लग्न में युति के कारण हो जाती हैं। और यदि शनि शुक्र के साथ यहां पर आकर विराजमान हो जाए तो जातक बहुत सीधे हो जाते हैं। भले ही उनके अंदर कितना भी क्रोध हो, कितनी भी उनके अंदर चिड़चिड़ापन हो, लेकिन जातक का स्वभाव बहुत सच्चा, सीधा, सरल प्रकार का हो जाता है। और यदि यहां पर राहु के साथ में युति बन जाती है शुक्र की, तो हम देख सकते हैं कि जातक के जीवन में जो महत्वाकांक्षाएं हैं वह बढ़ जाती है। और केतु के साथ यदि युति बनती है तो शुक्र और केतु युत होकर जातक के जीवन में आध्यात्मिकता को चरम तक ले जाती है, यानी जातक आध्यात्मिकता के चरम तक पहुंचने वाला होता है। तो शुक्र के लग्न में होने से हम इस बात को समझ सकते हैं कि जातक अपने जीवन में सबसे पहली बात तो लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो, इसके ऊपर बहुत अधिक ध्यान रखने वाला होता है, क्योंकि शुक्र है, कामनाएं हैं, वह बढ़ती चली जाती है। अब शुक्र यदि यहां पर पीड़ित होता है तो हम बहुत सारी समस्याएं जातकों के जीवन में देखते हैं। चारित्रिक पतन की बात भी करते हैं, वक्री अवस्था में भी हम चारित्रिक पतन की बात करते हैं। अगर जैसे मंगल के साथ में युति यहां बनती है तो मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ेगी, और तात्कालिक रूप से दोनों की शत्रुता हो गई है, एक साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में हम वैवाहिक जीवन में मतभेद देख सकते हैं। कुछ अतिरिक्त प्रकार के मतभेद वैवाहिक जीवन में हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मंगल लग्न में आके बैठा, जातक मंगलिक हो गया, और मंगलिक के साथ में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह उसके क्रोध की होती है। और चूंकि सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो वह क्रोध पार्टनर पर, जीवन साथी पर अधिक मात्रा में देखा जाता है। तो हम जातक के जीवन में कई प्रकार की हिंसक गतिविधियां भी देखते हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, वहां भी ऐसी परिस्थितियां मंगलिक होने के कारण बनती हैं। आप पुरानी अवधारणाओं को ना देखें, यहां सिर्फ मंगलिक होने के कारण यह अवस्थाएं बन जाती हैं, क्योंकि क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, वह सब यहां पर सप्तम भाव पर परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। और फिर चूंकि द्वितीय भाव के स्वामी है शुक्र, मेष लग्न में द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो हम यहाँ पर कुटुंब से, परिवार से विरोध की स्थिति भी देख लेते हैं, क्योंकि पीड़ित है, अस्त है, मृत है, तो हम सारे अच्छे कार्यों में कहीं ना कहीं कमी देखेंगे, दृष्टि में कमी देखेंगे। जब दृष्टि कमजोर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो वह अच्छे फल देना चाहते हैं वह दे नहीं पाएंगे। तो फिर उपायों की बात आ जाती है, उपाय करने होते हैं। तो यहां तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, सटीकता
के नज़दीक लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। यहाँ तक जो हमने बात की वह मेष लग्न के लग्न में ही द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी किस प्रकार के फल देते हैं, यानी कि शुक्र किस प्रकार के फल देते हैं, यह समझा। अगले वीडियो में हम तृतीय भाव को समझेंगे, यानी तृतीय भाव के स्वामी यदि लग्न में आते हैं तो तृतीय भाव के स्वामी षष्ठ भाव के स्वामी भी हैं मेष लग्न के लिए। तो हम तृतीयेश और षष्ठेश का लग्न में किस प्रकार का फल होता है, और चूंकि वह बुध हैं तो बुध का लग्न में किस प्रकार का फल होता है, और विभिन्न ग्रहों के साथ में युतियों को देखेंगे तो किस प्रकार के फल बनते हैं। यह सब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।